तो बच्चों, जैसे कि हम पिछले पेज में हमने देखा था कि हम कई तरह के फॉरेस्ट एक्शन प्रोग्राम्स के बारे में समझ रहे थे, जिसमें मुख्य जो ऑब्जेक्टिव था वो था डेवलपमेंट एंड द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इसी तरह से अब जो अगला एक्शन प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से किया गया वो था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। 1980 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेकर एक कानून बनाया। इसको कहते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, फॉरेस्ट लैंड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। इसके अंतर्गत ये स्पष्ट किया गया कि किसी भी तरह से जो जंगल की भूमि होगी, जो जंगल की भूमि है उसको कृषि के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानी खेती के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हैज़ क्लासिफाइड फॉरेस्ट इनटू 4 कैटेगरीज, और इस कानून के अंतर्गत गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि जो पहली कैटेगरी होगी वो होगी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, सेकंड होगी नेशनल फॉरेस्ट, थर्ड होगी विलेज फॉरेस्ट और फोर्थ होगी ट्रीज ग्रुप्स। फ्रॉम द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फॉरेस्ट आर कैटेगराइज इनटू 3 ग्रुप्स। मैनेजमेंट के हिसाब से इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहले फॉरेस्ट को रिजर्व्ड कहा गया, यानी 52% जो भारत के जंगल थे उनको किस कैटेगरी में रखा गया? रिजर्व्ड कैटेगरी में रखा गया। 32% जंगलों को प्रोटेक्टेड कहा गया और 16% जो रिमेनिंग थे उनको अनक्लासिफाइड कैटेगरी में रखा गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन किया जा सके जंगलों को, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जा सकें जंगलों से रिलेटेड। तो रिजर्व्ड और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट थे वो शासन ने उसको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दी, और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट ऐसे रखे गए जिसमें आम जनता जो है उनको भी अलाउ किया गया कि वो इन जंगलों में जाके अपने लिए ज़रूरी चीज़ें ला सकते हैं। इसके साथ साथ अगला प्रोग्राम है वन महोत्सव। वन महोत्सव भी एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है। 1950 में के.एम. मुंशी, द देन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, जो उस समय एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, कृषि मंत्रालय इनके पास था, कृषि मिनिस्टर कहे जाते थे, हैड स्टार्टेड वन महोत्सव। इन्होंने वन महोत्सव की शुरुआत की थी। प्लांट मोर ट्रीज मूवमेंट इसका केवल और केवल ऑब्जेक्ट था कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं, टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू इंक्रीज द फॉरेस्ट एरिया टू मोटिवेट पीपल फॉर प्लांटेशन। वन महोत्सव का एक और बहुत ज़रूरी ऑब्जेक्टिव था कि लोगों को प्रेरित करना, मोटिवेट करना, एनकरेज करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। वन महोत्सव को हर साल 1 से लेकर 7 जुलाई के बीच सेलिब्रेट किया जाता है हमारे देश में। 1 से 7 जुलाई के बीच आप देख सकते हो कि न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में कई ऐसी खबरें आती हैं जो हमें बताती हैं कि कई जगहों पर वृक्षारोपण किया गया है। तो ये वन महोत्सव के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद अगली बात है सोशल फॉरेस्ट्री। गवर्नमेंट सोशल फॉरेस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा जोर देती है। दिस प्रोग्राम ऑफ प्लांटेशन इज स्टार्टेड इन एसोसिएशन विद द वर्ल्ड बैंक। जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक जो संस्था है जो ऋण देती है देशों में अलग अलग प्रकार के फर्म्स को, कंपनीज को, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि ऋण देती है। तो जो वर्ल्ड बैंक है उनके साथ मिलकर सोशल फॉरेस्ट्री को भी एम्फेसाइज किया गया भारत में। इसका भी एम था टू प्लांट द यूजफुल ट्रीज इन द वेस्टलैंड। ऐसी भूमि जो वेस्ट हो चुकी है, वेस्टलैंड्स कहीं जाती हैं जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, उनमें ज़रूरी पेड़ पौधों को लगाया जाए। रोड के किनारे और इसके साथ साथ कैनल एम्बैंकमेंट्स जो हैं नियर द विलेजेस, यानी जहाँ पर नहरें बनी हुई हैं, जो गांव नहरों से जुड़े हुए हैं और नहरों के पास जो एरियाज़ हैं वहाँ पर भी ज़रूरी पेड़ पौधों को लगाया जाए। इस तरह से सोशल फॉरेस्ट्री पर जोर दिया जाता है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट कई तरह के स्लोगन्स भी देती है समय समय पर। गवर्नमेंट लोगों को मोटिवेट करने के लिए कई तरह के कोट्स अक्सर ही निकाला करती है, जैसे कि 1 ट्री फॉर एवरी चाइल्ड। ये एक स्लोगन था जो कि स्कूल्स और कॉलेजेस में दिया गया लोगों के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, ताकि वो वन महोत्सव के दौरान और बाकी समय पर भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं।
पेड़ों को प्लांट किया जाए रोड साइड पर, रेलवे साइड पर, कैनल एम्बैंकमेंट्स में। कटिंग ऑफ ग्रीन ट्रीज इज़ प्रिवेंटेड बाय द इफेक्टिव इम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट। इसके साथ साथ ये इस बात पर भी जोर देते थे कि कानूनों का पालन हो, जंगलों के जो, वनों के जो कानून बनाए गए हैं उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो और लोग इनको माने। कटिंग ट्रीज एंड एनिमल ग्रेजिंग इज़ प्रिवेंटेड इन हिमालयन रीजन। इसके साथ साथ इस बात पर भी जोर दिया गया कि हिमालयन रीजन में जो फॉरेस्ट हैं उसमें ट्रीज़ की कटिंग को कम्प्लीटली रोका जाए और एनिमल ग्रेजिंग को भी वहाँ पर रोका जाए ताकि जंगलों को कोई नुकसान ना हो। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक दूसरी स्कीम थी जिसको गवर्नमेंट ने एम्फेसाइज किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इसका मकसद था कि जो लोकल लोग हैं, लोकल जो विलेजर्स हैं, उनका भी साथ लिया जाए। ये करीब 21 स्टेट्स में इसको प्रैक्टिस किया गया। एंड अबाउट 70 लाख हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट इन द कंट्री आर बीइंग मैनेज्ड एंड प्रोटेक्टेड थ्रू सम ऑफ द 35,000 विलेज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमिटीज़। हर एक करीब 35,000 विलेजेस में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमिटीज़ बनाई गई। इनका ऑब्जेक्टिव होता था कि फॉरेस्ट को कंजर्व करना और उसको किसी भी तरह से कटिंग से रोकना। ठीक है। इसके साथ साथ फॉरेस्ट फायर जो कि एक प्रॉब्लम है, उसके लिए भी कंट्रोल के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया। इसको कहा गया फॉरेस्ट फायर कंट्रोल प्रोजेक्ट। फायर इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन द कंट्री। कई अप्रोप्रिएट मेजर लिए गए ताकि फॉरेस्ट फायर को रोका जा सके, फायर के इंसिडेंट्स को रोका जा सके। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP जो एक प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन का, दिस प्रोग्राम ऑल्सो असिस्टेड द मॉडर्न फॉरेस्ट फायर कंट्रोल प्रोजेक्ट इन चंद्रपुर महाराष्ट्र एंड हल्द्वानी एंड नैनीताल इन उत्तर प्रदेश इज़ इन ऑपरेशन इन 10 स्टेट्स ऑफ द कंट्री। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं जैसे UNDP है वो भी बहुत ज़्यादा मदद कर रही है कई भारत के कई हिस्सों में, ताकि फॉरेस्ट फायर की जो प्रॉब्लम है उसको रोका जा सके, उसको प्रिवेंट किया जा सके। अब हम वन प्राणियों की बात करेंगे, वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे। जो जंगली जानवर हैं उनके सामने आज कौन कौन सी परेशानियां हैं और आखिर वो क्या कारण हैं जिनकी वजह से ये वन जीवों की जो ज़िंदगी है वो आज खतरे में है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्शन। तो सबसे पहला कारण तो है कि जब जंगलों का डिस्ट्रक्शन होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। जंगली जानवरों को नुकसान होगा जब जंगल कम होते चले जाएंगे। इसके साथ साथ दूसरा हंटिंग एनिमल्स फॉर वेरिड रीजंस, कई कारणों के लिए जीवों से जुड़े हुए सामानों के व्यापार के लिए और कई और कारणों के लिए हंटिंग की जाती है। हंटिंग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको रोका जाए, किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार से वन्य जीवों को ना मारा जाए, ये बहुत ज़रूरी है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है वो भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। कई तरह के जानवर जो हैं वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से आज अपनी जान गंवा रहे हैं। यही कारण है कि हम निरंतर देख रहे हैं कि कई ऐसे जंगली जानवर हैं जिनकी संख्या अब कम होती चली जा रही है। तो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एनवायरनमेंट दूषित हो गया है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इसका बहुत बड़ा रीज़न है। चौथा कारण है पीपल आर नॉट काइंड टुवर्ड्स एनिमल। जो लोग हैं वो दया के भाव नहीं रखते हैं जानवरों के प्रति। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्शन हो रहा है। रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज़ के जो मालिक हैं वो किसी भी कीमत पर रॉ मटेरियल चाहते हैं, कच्चा माल चाहते हैं। इसके लिए कभी कभी वो जंगलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं और यही कारण है कि कई बार जंगलों के नुकसान की वजह से वन्य जीवियों का भी नुकसान हो जाता है। इग्नोरेंस ऑफ एनिमल्स बाय द ह्यूमन बीइंग, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस फैला हुआ है एनिमल्स को लेकर ह्यूमन बींग्स के बीच। वो बहुत ज़्यादा इन पर ध्यान नहीं देते हैं और इनके प्रोटेक्शन की बात नहीं करते हैं। इसके बाद अगली बात की गई है वाइल्ड लाइफ एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज। एनिमल एंड वाइल्ड लाइफ आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट रिसोर्स बिकॉज they provide many useful products and an important source of government revenue.
जिस तरह से जंगल हमारे लिए इम्पोर्टेंट या हमारी सरकार के लिए इम्पोर्टेंट रेवेन्यू के स्रोत हैं, उसी तरह से जो वाइल्ड लाइफ है या जो एनिमल्स हैं वो भी हमारे गवर्नमेंट के लिए एक ज़रूरी रेवेन्यू के स्रोत हैं, क्योंकि कई यूज़फुल प्रोडक्ट्स हमें वन्य जीवों से मिलते हैं। Man has destroyed the wildlife along with the forest recklessly, due to which the existence of the wildlife is in danger. Population of lion, tiger, elephant, rhino, etc. is decreasing. अगर हम देखें तो बहुत तेज़ी से जंगलों का नाश तो हुआ ही है, उसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ का भी नाश होने लगा है और वो बहुत ज़्यादा खतरे में है। जैसे आज निरंतर लायन, टाइगर, एलिफेंट्स और राइनो की जो संख्या है वो घटती चली जा रही है। इट सीम्स दैट इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स सम स्पीशीज ऑफ एनिमल विल बी थ्रेटेंड एंड एक्सटिंक्ट। इससे साफ हो रहा है कि आने वाले कुछ समय में जंगल के जो वन्य प्राणी हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। दे हैव टू बी सेव्ड फॉर द इकोलॉजिकल बैलेंस, और हमें प्राकृतिक जो संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए इन जीवों को प्रोटेक्ट करना बेहद ज़रूरी